सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर ने। एक्चुअली जम्मू कश्मीर ने 3 अलग अलग श्रेणियों में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। पहला हमने बता दिया नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, दूसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और तीसरा भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार। और इन पुरस्कारों को देने का उद्देश्य ग्राम सभाओं की संस्था को मजबूत करना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से पहला प्रश्न तो ये हो गया। जम्मू कश्मीर से एक और प्रश्न बनता है तो उसको अलग कराने की जगह मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं ताकि हमारा टाइम बचेगा। अभी जम्मू कश्मीर ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुरू की है और इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? देखो, इस समय लॉकडाउन के समय जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वहां पे अकेले रहते हैं, तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनको दवा लानी है, किराने का सामान लाना है या कोई भी अन्य जरूरी सामान लाने हैं, तो उसमें वो असमर्थ हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये सर्विस शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखो, गिरीश चंद मुर्मू है। और इन्हीं से लिंक्ड करके एक नाम मैं आपको और याद कराता हूँ, गिरीश चंद चतुर्वेदी का। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा याद रखना, जम्मू कश्मीर में अभी सिटी चौक का नाम बदल करके भारत माता चौक कर दिया गया था। सर्कुलर रोड चौक का नाम बदल करके अटल चौक कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नाशेरी सुरंग है, और याद रखना ये चेनानी नाशेरी सुरंग एक रोड सुरंग है जो कि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अभी ये न्यूज में थी क्योंकि इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया। वैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम खुद में ही इंपॉर्टेंट है। 3 करंट के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो यही हो गया। और इनके नाम पे अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम भी रखा गया है और इनके नाम पे अभी एक पुरस्कार भी दिया गया था। किसको? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को। और इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है, बता सकते हो कहां पर है? गोवा में है, वो भी याद रखना। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग मुझे बताना, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किस जज ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाकी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस तो आप जानते ही हो, गीता मित्तल है। और याद रखना, ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। वैसे अभी जम्मू कश्मीर ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की थी। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। तो ये सुनिश्चित करेगा कि लॉकडाउन के समय जो छात्र हैं उनकी शिक्षा में, उनकी एजुकेशन में कोई रुकावट ना आए। तो इस संपर्क दीदी नाम के एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चे घर पर ही एनिमेटेड वीडियो से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल इसकी देहरादून है, जहाँ पे याद होगा आपको पिछले साल पहला हेलीकॉप्टर समिट भी आयोजित किया गया था। अच्छा, आपको याद होगा अभी उत्तराखंड ने इसकी ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल किसको बनाने की घोषणा की थी? गैरसैंण को, वो भी याद रखना। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। याद रखना, 1 से 7 मार्च तक अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही गंगा नदी पर बनेगा भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि फ्लोर जो होगा वो ग्लास का होगा, आर पार देख सकते हो। उसी तरह से कृषि भूमि के पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड से एक डैम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, टेहरी डैम उत्तराखंड में है और किस नदी पे है? तो याद रखना, भागीरथी नदी पे। और एक नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में ही है और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। और इसके बीच में से एक नदी निकलती है, उसका नाम है रामगंगा नदी। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो वैसे भी न्यूज में भी था, याद है क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था इसे। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता दूं, देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपके यहीं पे बनेगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। वो देश का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा है। ट्यूलिप एक तरह का फूल होता है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए आप्त मित्र नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने आप्त मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, जो हॉटस्पॉट एरिया है यानी कि जहां पे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, उन क्षेत्रों में कोरोना के लक्षण किस व्यक्ति में है इसकी पहचान करेगा ये, और लोगों को कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श भी दिया जाएगा इसके थ्रू। बाकी बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल इसकी क्या है? बेंगलुरु है। अच्छा, बेंगलुरु में काफी चीजों के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि इन्फोसिस का हो गया, विप्रो का हो गया, आपके इसरो का भी यहीं पर है हेडक्वार्टर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी यहीं पर है,
और याद रखना सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को ही कहा जाता है। उसी तरह से एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया था कि 2019 में डिजिटल लेन देन में सबसे आगे रहा था कौन, बेंगलुरु। उसके अलावा टॉम की ट्रैफिक इंडेक्स आया था और उसमें बताया था कि दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा था, बेंगलुरु। अच्छा, कर्नाटक से बात करेंगे तो याद रखना कर्नाटक ने ही निकोटीन को क्लास ए पॉइजन के रूप में चिन्हित किया था। उसके अलावा भी कर्नाटक ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था और नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा याद रखना भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय जो आपके कर्नाटक में ही है, उसे अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अभी इसरो जो है उसने कहा है कि वो देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ट्रेनिंग सेंटर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चेलकेरे में बनाएगा। और आपको याद होगा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी, उसमें वन क्षेत्र सबसे ज्यादा बड़ा था, इंक्रीज हुआ था कर्नाटक का ही। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, मुझे 2 मिनट आप लोगों से बात करनी है क्योंकि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को अपनी फैमिली का एक पार्ट समझता हूँ। तो जो भी मेरे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बात होती है मैं चाहता हूँ वो आपको पता हो। अगर आप लॉन्ग टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मैं एक प्राइवेट टीचर भी हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, कुछ घंटे स्कूल में देता हूँ और बाहर की क्लासेस में देता हूँ, स्कूल लेवल तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसके बाद बाकी का समय ऑनलाइन में आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है एज ए टीचर। मुझे पता है एक टीचर की सबसे कीमती वस्तु, सबसे कीमती धरोहर, उसकी संपत्ति क्या होती है। पैसा सब सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले होती है उसकी इज्जत, बच्चों से जो उसे प्यार मिलता है, सत्कार मिलता है। और कोई भी टीचर जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगा जिससे उसकी वैल्यूज कम हो। अच्छा, आप में से जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इस समय यूट्यूब पे मेरी काफी बदनामी हो रही है, काफी स्टूडेंट्स है मुझसे गुस्सा है, नाराज है, काफी गलत मुझे सुनना पड़ रहा है। इसका कारण है हमने कॉपीराइट कंटेंट यूज कर लिया था। पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग तो मुझे समझोगे कि मैंने वो जानबूझ करके यूज नहीं किया था। आप छोटा सा लॉजिक लगाओ, सिंपल सी बात है, कोई भी यूट्यूबर होगा उसको ये बात पता है, यूट्यूब की पॉलिसीज पता है कि हम कॉपीराइट कंटेंट को यूज नहीं कर सकते हैं वरना चैनल बंद हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो, इस चैनल पे मैंने इतना समय दिया है, इतनी मेहनत करी है, धीरे धीरे करके आप थोड़े बहुत लोग जुड़े हो, चाहे बड़ा चैनल नहीं है, छोटा सा चैनल है, तो जानबूझ करके ये पता होते हुए मैं ऐसी चीज क्यों करूंगा, कॉपीराइट कंटेंट इस पे क्यों लेकर के आऊंगा। क्या मुझे पता है कॉपीराइट यूज करते स्ट्राइक आएगी और चैनल बंद हो जाएगा। अब फिर बात आती है फिर कॉपीराइट कंटेंट मैंने यूज कैसे कर लिया। तो 2-3 महीने पहले की बात है, मैंने आप लोगों को बताया था ई बुक के बारे में कि हमने एक थर्ड पार्टी से कांटेक्ट किया है, वो हमें ई बुक बना करके देंगे। क्योंकि वास्तविकता ये है मेरे पास टाइम होता नहीं है, कंटेंट मेरे पास है, कंटेंट आप देखते हो, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जो है वो कंटेंट आपके सामने है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है। इसीलिए थर्ड पर्सन से ई बुक लेने की बात हुई थी और मैंने उनको पहले भी बोला था कि कॉपीराइट कंटेंट यूज मत करना वरना हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ये कुछ पॉलिसीज है यूट्यूब। और जब उन्होंने हमें मटेरियल दिया, उन्होंने हमें नहीं बताया कि उन्होंने कॉपीराइट कंटेंट यूज किया हुआ है। और मैं मानता हूँ गलती मेरी भी है कि मैंने उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया या मैंने मटेरियल को चेक नहीं किया। यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। और असल बात तो यही है कि मुझे चेक करना चाहिए था, लेकिन मैंने वो नहीं किया और इसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। हम बदनाम हो गए। वैसे कॉपीराइट ऑनर से हमने बात की, बड़े अच्छे इंसान है, मैंने उनको सॉरी बोला, कई बार सॉरी बोला। चाहे गलती मैंने नहीं की हो जानबूझ करके, लेकिन गलती तो हमारे चैनल की तरफ से हुई है ना, हमने नियम तोड़े हैं ना, चाहे हुआ किसी के भी कारण हो, लेकिन सबको तो मैं ही नजर आ रहा हूँ। लेकिन वो काफी अच्छे इंसान है, समझदार है, मैच्योर पर्सन है, प्रोफेशनल है, तो वो हमारी बात को समझे और हमने उनका कंटेंट भी डिलीट कर दिया। पर जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों में इतनी समझ होती कहाँ है। एक मैच्योर पर्सन होता है, पहले वो सोचता है फिर एक्शन लेता है, और बच्चे तुरंत एक्शन लेते हैं, वो सोचते नहीं है। पर याद रखना, जो हमेशा आपको दिख रहा है जरूरी नहीं है वो सत्य हो। इसीलिए कल वाले पोस्ट में मैंने एक लाइन लिखी थी कि मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। चाहे इंसान गलत करे या ना करे, अगर टाइम खराब आना होगा तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से मेरा टाइम खराब आया और एक ही पल में मैं बदनाम हो गया, और लाइफ में पहली बार इतनी गिल्टी महसूस हुई है, ऐसी फीलिंग आ रही है जो अभी तक कभी भी महसूस नहीं हुई। मैं कंटिन्यू 2 रातों से 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, नींद आ ही नहीं रही है, ऐसी फील हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, एकदम घुटन सी महसूस हो रही है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, उनके स्टूडेंट्स मुझे बुरा भला कह रहे हैं, सो तो कह ही रहे हैं, हमारे भी काफी सारे स्टूडेंट्स हमें छोड़ करके चले गए हैं। अब दुख इस बात का नहीं है कि वो हमें छोड़ करके चले गए, मुझे दुख इस बात का है कि वो हमारे बारे में गलत सोच लेकर के चले गए। मतलब यहाँ पे किसी और की लाठी मुझे खानी पड़ रही है, बदनामी तो मेरी हो रही है, और इस तरह की जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो बड़ी तेजी से फैलती हैं। ये देखना, मैं बेसिकली आप लोगों
लोगों को कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई रीजंस नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बताने से शायद मेरा मन हल्का हो जाएगा। भाई जो बदनामी है वो तो कम नहीं होगी, लेकिन मेरा मन हल्का हो जाएगा, मेरी जो फीलिंग है, ये जो अजीब सी फीलिंग है, ये हटेगी। बस जो सच है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मुझसे गलती हुई है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि कम से कम आप लोगों को सच तो पता रहे। क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन कम से कम अगर आप सुन रहे हैं तो आपको पता तो रहे कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो। अच्छा, इसके अलावा बाकी जिन स्टूडेंट्स ने वो परचेज किया था, बाय किया था 10-10 रुपए दे करके, मैं उन सभी लोगों को रिफंड करूंगा। देखूंगा किस तरह से हो सकता है, क्योंकि वो कंटेंट ही जब किसी और का था, कॉपीराइट कंटेंट था, तो मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि फ्री की चीज कभी नहीं फलती है। अब जैसे भी होगा, या तो मैं या फिर मैं किसी को हायर करूंगा, लेकिन अभी जब तक लॉकडाउन है, मेरे पास समय है, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी ई बुक खुद से तैयार करूं। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं किसी को हायर करूंगा, ताकि मैं खुद ई बुक तैयार करवा सकूं अपने हिसाब से। बस इतना ही मुझे कहना था, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शायद इतना बोल करके मेरा कुछ मन हल्का हो जाए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह यानी कि जो सैंपल है उनके कलेक्शन के लिए मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह जी ने। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 सैंपल्स को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया है, और इस लैब का नाम रखा है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। और इसे किसने बनाया है? DRDO और ESIC मेडिकल कॉलेज इन हॉस्पिटल ने मिलकर बनाया है। तो इसमें एक दिन में 1000 से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग की जा सकती है। तो इससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ेगी। अच्छा, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी है, और इनका निर्वाचन क्षेत्र, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्होंने विश्व पुस्तक दिवस पर सोशल मीडिया पर कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, #MyBookMyFriend। तो हमारे जो मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने #MyBookMyFriend नाम से एक नया अभियान शुरू किया है, और उसमें पुस्तकों के महत्व के बारे में बताते हुए सभी बच्चों को बुलाया, सभी छात्रों को बोला गया है कि लॉकडाउन के समय अपनी एकेडमिक जो बुक्स हैं, जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, उनके अलावा अपनी पसंद की किताब भी पढ़े, और सोशल मीडिया पर #MyBookMyFriend के जरिए उस बुक को शेयर करें, उस बुक को साझा करें जो आप इस समय पढ़ रहे हो। तो हमने कहा हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है, और इनका निर्वाचन क्षेत्र, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हरिद्वार है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं। अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ही ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया है। ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान छात्रों को ई लर्निंग सामग्री को इस विद्यादान 2.0 पोर्टल पे अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ और पॉइंट रिवाइज कराऊं, जैसे कि अभी मानव संसाधन मंत्रालय ने युक्ति नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा आपको याद होगा अभी ऑनलाइन स्टोर डिजी लॉकर को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी भी घोषित किया था। और उसके अलावा कोविड-19 से निपटने के लिए एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज जिसका नाम था समाधान, उसको भी लॉन्च किया था। और उसके अलावा देश में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू किया था। तो उम्मीद करूंगा ये सारी की सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में CSIR और IGIB ने किस नाम से कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप की है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, फेलुदा। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IGIB मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो इन दोनों ने मिलकर के कम लागत में कोविड-19 टेस्ट करने वाली किट तैयार की है, और इसका नाम महान फिल्मकार सत्यजीत रे की कहानियों का एक जासूसी पात्र है फेलुदा, उसके ऊपर रखा गया है फेलुदा। तो प्राइवेट लैब में जो टेस्ट किट का जो खर्चा आता है वो है लगभग 4500 रुपए, पर इससे लगभग 500 रुपए में काम हो जाएगा, और कुछ ही मिनटों में वायरस के बारे में भी ये जानकारी दे देगा ये किट। बाकी आप यहाँ देख रहे होंगे वॉश करो, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, कल ही पड़ा था। इसको लॉन्च किया है IIIT दिल्ली ने, और प्रज्ञाम आप जानते ही हो झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था, और क्वारंटाइन की बात करेंगे तो IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया था। फिर है, हाल ही में बंटर ब्लिट्ज कप किसने जीत लिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एलिर्जा फिरोज ने। तो ये ईरान के हैं एलिर्जा फिरोज, और इन्होंने अभी बंटर ब्लिट्ज कप 2020 के फाइनल में वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, मैग्नस कार्लसन ये किस देश के हैं, इनकी नेशनलिटी क्या है, ये आपको बताना है। ये नाम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो ये एक चेस कंपटीशन है बंटर ब्लिट्ज कप, ये ऑनलाइन खेलना होता है। अच्छा, कल भी मैंने आप लोगों को एक प्रश्न बताया था चेस शतरंज से रिलेटेड। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के ऑनलाइन नेशनल कप में
भारत की ओर से कौन खेलेगा? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद खेलेंगे और वो भी ऑनलाइन होगा। और कब होगा? मई में होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय मूल के किस भारतीय नागरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन है सुदर्शन बाबू को। तो अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी सुदर्शन बाबू को साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी रो खन्ना आपने नाम सुना ही होगा, अभी कुछ समय पहले व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया था इनको। और सीमा वर्मा, इनको आप कैसे भूल सकते हैं, अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया था इनको। और अजय महाजन भी नाम याद रखो, केयर रेटिंग के एमडी सीईओ बनाए गए थे ये। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज शुरू की है। तो इस सीरीज में क्या होगा? भारत में टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन संवाद किया जाएगा। तो ये लॉकडाउन सीरीज छात्रों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां वे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और साथ में अपनी प्रतिभा, अपने हुनर, अपने कौशल का उपयोग करके जागरूकता फैलाने और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने विचारों और समाधानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, कमजोर वर्ग की समस्याओं के साथ साथ जो उभरते हुए मुद्दे हैं जैसे कि लिंग आधारित हिंसा, फेक न्यूज, भेदभाव, भ्रष्टाचार, इन सभी के बारे में छात्रों को जागरूक करना। यूएनओडीसी की बात कर ले तो स्थापना इसकी 1997 में हुई, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कासोवाल एनक्लेव जो कि पंजाब में है उसको जोड़ने के लिए किस नदी पर एक पुल बनाया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रावी नदी पे। तो पंजाब में जो कासोवाल है उसे देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन ने इस पुल को बनाया है। इसकी लंबाई है 484 मीटर। किस नदी पे है? रावी नदी पे। रावी नदी से याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा यानी कि माउंटेन पास से उद्गम होता है इसका, और इसकी टोटल लंबाई है लगभग 720 किलोमीटर। अच्छा, परसों भी हमने इससे रिलेटेड एक प्रश्न पढ़ा था कि बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में दापोर रिजो पुल बनाया था, वो किस नदी पे बनाया था? सुबनसिरी नदी पे। तो वो भी याद रखना। वैसे बीआरओ की अगर बात कर लेंगे, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्य काम क्या है? जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है वहां पे सड़कों को बनाना, जो पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है, वहां पे सड़कों का निर्माण कर रहा। इसके डायरेक्टर जनरल है हरपाल सिंह और इसका मोटो बड़ा अच्छा है। इसका मोटो है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। इसका मोटो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में CII ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है -0.9 से 1.5% तक। यानी कि बुरी से बुरी कंडीशन में -0.9 रहेगी और अच्छी से अच्छी कंडीशन रही तो 1.5% रहेगी, ऐसा उसने बोला है। अच्छा, इसके अलावा अभी फिच रेटिंग ने भी अपनी जो अनुमान थे उनको घटा करके 0.8% कर दिया है। इसके अलावा बाकी जो अभी तक जितनी भी रेटिंग्स हमने पढ़ी है उसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हो। बाकी CII की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म हो गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर। तो CII ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उन्हें मैनेज करने वाली एक संस्था है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को। तो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे देश में पहली बार 2010 में मनाया गया था। अच्छा, 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 के दिन 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और राजस्थान पहला राज्य था जिसमें 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। और किसने की थी? उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उसके बाद में 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। अच्छा, पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। इसके अलावा आप याद रखना, अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 24 से 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक भी मना रहा है और इसे अप्रैल के लास्ट वीक में ही मनाया जाता है। और इसे दुनिया भर में लगभग 20 मिलियन बच्चों को टीकाकरण करने में मदद करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसकी वजह से इस बार थीम रखी है #वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल।
अच्छा देखिए, आज वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं इंपॉर्टेंट डेज का आपको रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, पर चिंता मत करिए, अभी 2 कंटिन्यू इंपॉर्टेंट डेज आने वाले हैं, तब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। 25 अप्रैल को मलेरिया डे मना रहे हैं अपन, और 26 अप्रैल को कौन सा डे मना रहे हैं। अगर डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो आप हमारा देखते होंगे तो जो इंपॉर्टेंट डेज के 10 क्वेश्चन हम डेली करते हैं ना, उसमें कई बार बता चुका हूं। अप्रैल के ये 3 डे लगातार याद रखो आप, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। पहले आता है पंचायती राज दिवस, फिर आता है मलेरिया डे, फिर 26 अप्रैल को मनाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो जब हम कल परसों वो पढ़ेंगे, मैं आपको सारे रिवाइज कराऊंगा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर नाम की जो बुक है अभी रिलीज किया गया। लेखक कौन है इसकी लेखिका है, ये नाम है सुधा मूर्ति। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइज, अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, आप इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना।